अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम टोटल रिस्पांस के बारे में बात करने जा रहे हैं। और टोटल रिस्पांस के दो मेथड हैं, एक तो जो सिंपल ज़ीरो इनपुट रिस्पांस होता है और ज़ीरो स्टेट रिस्पांस होता है। सेकंड हमारे पास आता है क्लासिकल मेथड, जो कि इस्तेमाल होता है टोटल रिस्पांस को निकालने के लिए। इन दोनों में फ़र्क बुनियादी ये है कि हम जब ज़ीरो स्टेट रिस्पांस निकालते हैं तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करनी होती है जबकि अगर आपने जबकि हम जब क्लासिकल स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम इंटीग्रेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। विदाउट इंटीग्रेशन इस तरीके से चीज़ें निकलेंगी, जो टोटल रिस्पांस निकलेगा हम वहाँ पर वो फाइंड करेंगे डायरेक्टली मेथड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोटल रिस्पांस, जो कि केस नंबर 1 है। सवाल अगर आप पढ़ें तो इसमें क्या लिखा था, टोटल करंट आई ऑफ टी फॉर दिस सीरीज आर एल सी सर्किट विद द इनपुट एक्स ऑफ टी दे दिया हमें, एंड द इनिशियल कंडीशन वाई ऑफ ज़ीरो एंड वी सी ऑफ ज़ीरो। द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर दिस सिस्टम इज़ एच ऑफ टी। अच्छा, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। जब आपको टोटल रिस्पांस मालूम करना हो और वहाँ पर आपको एच ऑफ टी की विन हो, ठीक है, जब आपको वहाँ पर एच ऑफ टी की विन हो तो आपको याद रखना है वहाँ पर आपको कौन कौन से रिस्पॉन्सेज निकालने होंगे। वहाँ पे आपको ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स निकालने होंगे, ठीक है, ज़ीरो इनपुट एंड सेकेंड ज़ीरो स्टेट, ठीक है, तो आपको वो निकालने होंगे लाजमी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब भी एच ऑफ टी गिवन होगा तो ज़ीरो इनपुट और ज़ीरो स्टेट निकालना है, जो कि अभी हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया है। तब यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि यहाँ पर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है इसके ऊपर, और वी सी ऑफ ज़ीरो, ठीक है, जो कि कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज है इसके ऊपर। आर एल एन सी की वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन ड्राइव कैसे होगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही ड्राइव होगी इक्वेशन। जिस तरह हमने आर सी की एक मरतबा इक्वेशन ड्राइव की थी वैसे ही ये ड्राइव होगी। आपने करंट की डायरेक्शन ये ले ली है, लेट सपोज, ठीक है ना, इस तरीके से ले लिया आपने। एंड यहाँ पर आप देखें तो जब करंट यहाँ से एंटर होगा तो माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी से एंटर हो रहा है, ठीक है। फिर जब यहाँ पर आएगा तो आई टी ऑफ आर आ गया आपके पास। फिर यहाँ पर आएंगे तो जब हम इंडक्टर का वोल्टेज लिखते हैं वी एल, ये बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, जो कि सी ए के अंदर और बी डब्ल्यू के अंदर आप लोगों ने देखा है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, और जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो मेरा आउटपुट होगा। अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डिनोट कर दूँ यहाँ पर इस तरीके से, अगर ये मेरा आउटपुट है, इनपुट है सॉरी, और ये मेरा आउटपुट है, ठीक है, क्योंकि जो लोड लगेगा वो इसके पैरेलल ही लगेगा। अगर मैं लोड लगाऊंगा तो मैं यहीं कहीं लगाऊंगा लोड। जो भी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस बनेगा वही मेरा क्या होगा, वी आउट होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वी सी टी लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब देखें मैंने लिखा क्या है, आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी। अब हमें मालूम क्या करना है, सवाल की बदौलत हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि टोटल करंट मालूम करना है, ठीक है। तो आउटपुट के ऊपर मुझे वोल्टेज नहीं करंट मिलेगा, ठीक। इस ब्रांच के अंदर जो करंट होगा वो मेरा करंट होगा, ठीक है। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी मैंने ले लिया। अब जहाँ जहाँ आई ऑफ टी है, अच्छा मैंने आई ऑफ टी के बारे में एक चीज़ बताई थी आपको कि जब भी आपके पास इस तरीका का कुछ फॉर्मेट आ जाए तो आपने क्या करना है कि कैपेसिटर का वोल्टेज आपको लेना है, सी डी बी बाई डी टी होता है, ऐसा ही है जिस तरह मैंने आपको बताया था। चलिए अब यहाँ पर हमने वही काम करना है। आई ऑफ टी ऐसे ही था, उसको मैंने क्या कर दिया है, वाई ऑफ टी से रिप्लेस कर दिया। जहाँ जहाँ आई ऑफ टी था मैंने उसको वाई ऑफ टी कर दिया। मैंने इस बार ये क्यों नहीं किया, सिर्फ ये सोचना ये है क्योंकि हमें मालूम क्या करना है, करंट मालूम करना है, क्योंकि सवाल में करंट कहा गया है, तो इसलिए मुझे आई ऑफ टी ही रखना है। मुझे इसको अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा तो इन टर्म ऑफ वोल्टेज में चले जाएगा, तो वो किस में चले जाएगा, इन टर्म ऑफ वोल्टेज, और जो कि मुझे नहीं चाहिए। ये बताने का मकसद सिंपल ये है कि हर बारी में आपको सी डी वी बाई डी टी नहीं करना, सवाल के मुताबिक आपको अपनी इक्वेशन ड्राइव करनी होगी। प्लस एल डी आई बाई डी टी, मुझे आई चाहिए था तो मैंने इसको एज इट इज़ रख दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और आई ऑफ टी को मैंने क्या कर दिया, वाई ऑफ टी कर दिया। और कैपेसिटर का वोल्टेज किसके बराबर होता है, जो कि मैंने ये लिखा है। अब जब मुझे वोल्टेज चाहिए होगा तो मुझे क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपल मुझे यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड, ताकि सी कांस्टेंट आ जाएगा और इंटीग्रल से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 1/c बन जाएगा यूँ, और यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी और डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल ये बनेगा, v इज इक्वल्स टू, और इसको वी सी का नाम देते हैं, वी सी इज इक्वल्स टू 1/c इंटीग्रल आई ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो हमने भी सिंपल यहाँ पे यही काम किया है। अब करना क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको डिफ्रेंशिएट करना। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि ये वी एक्स ऑफ टी है ना,
आप पहले यहाँ पे एक्स ऑफ टी लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में आके यहाँ पर आपने लिख देना है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 फॉर 0 इनपुट रिस्पॉन्स, क्योंकि हम 0 इनपुट रिस्पॉन्स मालूम करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। ये लाइन मुझे ऊपर नहीं लिखनी थी, ठीक है। तो आपने इसको डेरिवेट किया, जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप आएँ तो डी स्क्वायर वाई टी अपॉन डी टी स्क्वायर और अपॉन एल, मैंने एल था, मैंने एल फ़ौरन डिवाइड करवा दिया है, ठीक है। डिवाइड बाय एल भी मैंने करवा दिया है। सबसे पहले मुझे एल डिवाइड करवाना है। जब एल डिवाइड करवाऊँगा तो यहाँ पर आर अपॉन एल हो जाएगा, यहाँ पर 1 अपॉन एल सी हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने उसको डिफ्रेंशिएट करवा दिया, जो पहली मरतबा डिफ्रेंशिएट हुआ था उसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो गया। इस तरह मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है और हमें मालूम है कि जो डिफ्रेंशिएट होता है, जो ऑपरेटर होता है, ये किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। किसी की भी रिस्पेक्ट से हो वो किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर और यहाँ से मैंने कॉमन निकाल लिया वाई ऑफ टी प्लस 3D। अब ये आर की वैल्यू मेरे पास थी 3 और एल की वैल्यू थी मेरे पास 1। देख लेते हैं, आर की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 0.5। तो इस तरीके से 3/1 3 आ गया और 1 एल सी मीन्स के 1 डिवाइड बाई 0.5 विच इज़ इक्वल टू 2। और एक्स ऑफ टी मैंने 0 ले लिया क्योंकि 0 इनपुट रिस्पॉन्स मालूम करना। फिर करेक्ट से इक्वेशन लिखी मैंने, और जो काम हम उसमें करते थे 0 इनपुट रिस्पॉन्स के अंदर, हमने वही काम करना है। सिंपल इसका एलसीएम ब्रेक करना है। जब इसका एलसीएम ब्रेक करूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3T था, इसको मैंने एलसीएम ब्रेक किया, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा कॉमन निकाला एंड देन मेरे पास ये 2 लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई हैं। अच्छा, जो 2 लैम्डा की वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और उनको लिखने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ पे वाई ऑफ टी लिखा है इक्वल टू C1 e की पावर -2t प्लस C2 e की पावर -t। तो C1 मैंने नाम रख दिया इसका, और लैम्डा 1 ये था मेरे पास -2 और लैम्डा 2 मेरे पास था -1, जो कि हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा जो एक कह सकते हैं कि एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, कौन सी, 0 इनपुट रिस्पॉन्स की। अब बारी है किसकी, अच्छा अभी तो हमने इसके निकालने हैं कोफिशेंट्स। तो कोफिशेंट किस तरीके से निकलेंगे, सबसे पहले तो हम इसको कट कर दें क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम है, ठीक है। तो अब बारी है इनिशियल कंडीशंस की। तो काम असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशंस देख लेते हैं पहले ऊपर जाके। जब y ऑफ 0 होगा, जब y ऑफ 0 होगा वो किसके बराबर है, 0, और vc ऑफ 0 किसके बराबर है, 5 के। जब मैं यहाँ पे y ऑफ 0 पुट करूँगा तो ये e की पावर t 0 हो गया, ठीक है, e की पावर 0 और e की पावर 0, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2। तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ गई है। अब जब भी आपको कौन सी इक्वेशन गिवन हो, जब आपको इनिशियल कंडीशन के अंदर VC गिवन हो, ये बात भी आप दोबारा अच्छे से सुन लें, जब भी आपको V ऑफ C गिवन हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर खुद एक इनिशियल कंडीशन आपको खुद निकालनी होगी, फाइंड करनी होगी। वो कैसे करेंगे, सिंपल, जो आपके पास जो पहली इक्वेशन होगी, सबसे पहली इक्वेशन जो कि आपने ड्राइव की होगी, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से जो ये वाली इक्वेशन, क्योंकि 0 इनपुट रिस्पॉन्स के अंदर एक्स ऑफ टी तो मेरे पास 0 हो जाएगा। जो भी आपने पहली इक्वेशन फॉर्म की है, बस आपने उसके अंदर ये वैल्यूज़ ला के पुट करनी है। एक्स ऑफ टी जब आप इसको 0 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और आई ऑफ टी, जो आई ऑफ 0 है, जो कि हमने कहा था कि वो वाई ऑफ टी ही कहलाता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। ये रही मेरे पास इक्वेशन, और मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दोबारा लिख दूँ। मैंने कहा था आई ऑफ टी जो है वो किसके बराबर है, वाई ऑफ टी के। तो इसका मतलब क्या है, जो मैं आई ऑफ टी होगा वो किसके बराबर होगा, जो वाई ऑफ 0 होगा। और यहाँ पर भी 0 कर दूँ मैं, तो आई ऑफ 0, और आई ऑफ 0 किसके बराबर है, ये किसके बराबर से, 0 के। तो आई ऑफ 0 भी किसके बराबर हो गया, 0 के। इस तरीके से डेरिवेशन मैंने कर दी है। तो यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर प्लेस किया आई ऑफ 0 इंटू आर, फिर एल डी आई बाई डी टी। अच्छा, मैं एल डी आई बाई डी टी का जो डी आई लिखा हुआ है मैंने, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ बार लगा के, कि ये क्या शो कर रहा है, पहला डेरिवेटिव हमें शो कर रहा है। बी सी ऑफ 0 रखूँगा तो वो ऑटोमेटिकली 5 बन गया, एल की वैल्यू थी 1 और ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि आई ऑफ 0 अभी हमने देख लिया बस 0 के बराबर है, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट को क्या लिख सकते हैं, आई प्राइम जो कि मुझे बता रहा है, और आई प्राइम किसके बराबर होगा, जो वी प्राइम होगा। तो मेरे पास एक इनिशियल वैल्यूज़ आ गई हैं, ये कि हमने खुद फाइंड की है, ठीक है, जो कि आई है -5
अब मेरे पास जो कंडीशन है वो आ गई है इनिशियल कंडीशन की। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब पता कैसे चला कि डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब अपनी इनिशियल कंडीशन देखी तो उसके ऊपर प्राइम लगा हुआ था। तो इस तरीके से मुझे अब डिफ्रेंशिएट करना है। कौन सी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे? जो कि हमारी ये ड्राइव इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो क्या बनेगा? -2c1e⁻²t प्लस -t नीचे आ जाएगा c2e⁻t। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो इक्वेशन मेरे पास यही फॉर्म हुई है। जब मैं i(0) रखूँगा और जब t भी यहाँ पे 0 हो जाएगा तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। e⁻01 e⁻01। तो v(0) किसके बराबर था मेरे पास? -5 के। और ये क्या था? c1 की जगह मैंने क्या रखा है? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, जो कि क्या थी? जो c1 में लिख देता हूँ यहाँ पर -c2 था, जो कि हमने ऊपर अपनी वैल्यू निकाली थी। जहाँ c1 था मैंने वहाँ पे -c2 रख दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c2 बन गया -c2। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो c2 इज इक्वल टू -5। c2 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब बारी है c1 की। अभी जिस तरह अभी हमने इक्वेशन निकाली थी, ये वाली इक्वेशन ऊपर ही, तो वहाँ पर अब हमने प्लेस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c1 की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई है। तो v(t) मेरे पास क्या बन गई c1 की? c1 आ गया 5e⁻²t -5 e⁻−t। तो ये मेरे पास ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स का जो एक आंसर है, मैं इसको ए का नाम दे देता हूँ, जो कि आ गया है। ठीक है, अब बारी है स्टेप रिस्पॉन्स की। स्टेप रिस्पॉन्स वैसे ही फाइंड करना है जैसे कि x(t) हम फाइंड करते हैं। अब जब x(t) फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आपको सिंपल यही करना पड़ेगा। आपने x(t) रखा है इक्वल टू 10e⁻³ और h(t) आपके पास ये आ गया है। अब u(t) को आपको पता है कि 1 लेना होता है। अब रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है? t को टॉ के बराबर इन x(t) के अंदर, और t को करना है t - टॉ इन h(t). जहाँ x(t) आएगा वहाँ पर आपको टॉ से रिप्लेस करना है, जहाँ पे h(t) होगा वहाँ पे आपको t - टॉ से रिप्लेस करना है। आपने सब चीज़ें रिप्लेस की और आपको मालूम है कौन सी फॉर्म है, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल है, जो कि आपको रखनी है। आपने इसकी जनरल फॉर्म लिखी है। ठीक है, -∞ से +∞ x(t) इंटू h इंटू t - टॉ इंटू d टॉ। अब जब हम मालूम करते हैं तो वहाँ पर हम लिमिट रखते हैं 0 से t, और h(t) की मैंने वैल्यूज़ रखी है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल किया क्या है? सबसे पहले तो मैंने इनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवा दिया। 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 20 आएगा, जो कि कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। e⁻³ इंटू अब बेस से मैं पावर ऐड है, मैं पावर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो e⁻³ और प्लस 2 है। जब इसको प्लस माइनस करूँगा बेस में पावर ऐड, e⁻² बनेगा और e⁻²। तो यहाँ पर आप देखें तो e⁻² एक कांस्टेंट है। अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टॉ इंटीग्रेट करते हैं तो e⁻²t को मैं बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करवाना होगा। 10 इंटू प्लस माइनस माइनस, जो कि माइनस आ गया है, एंड देन अच्छा यहाँ पर इंटीग्रल का साइन मैंने नहीं लगाया है, तो इंटीग्रल लगा लें और यहाँ पे 0 से t। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है? 10 × 10 हो गया, तो आपने 10 लिख लिया, और e⁻³ जो था e⁻t वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे बेस सेम और पावर ऐड हो जाएगी, तो e⁻² टॉ बन जाएगा आपके पास। अब आपने बिल्कुल वही काम करना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया और उसको इंटीग्रेट करवा दे। जब इंटीग्रेट करवाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये डिटेल में हम देख चुके हैं पहले से इसकी इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन आ जाएगी, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, e⁻² मल्टीप्लाई बाई e⁻t, बेस से पावर ऐड हो जाएगी तो e⁻³ हो जाएगा, और ये बिल्कुल प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। और एंड देन यहाँ पर भी बेस से पावर ऐड 5e⁻³ और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 5e⁻³ तो ये मेरे पास आ गया y(t). ठीक है, जो कि एक किसका रिस्पॉन्स है? स्टेप रिस्पॉन्स का मेरे पास आंसर आ गया। जब भी हम टोटल रिस्पॉन्स मालूम करते हैं तो टोटल रिस्पॉन्स मालूम करने का फॉर्मूला ये होता है कि आप 0 इनपुट रिस्पॉन्स को और 0 स्टेट रिस्पॉन्स को क्या कर दें? ऐड अप कर दें। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखें e⁻, मैं अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये जो आंसर था ये था मेरे पास 0 इनपुट रिस्पॉन्स का 5e⁻²5e⁻t। ठीक है, ये मेरे पास 0 इनपुट का आ गया है। और अब 0 स्टेट का जब मैं लिखूँगा तो -5e⁻t प्लस
e की पावर -2t -15 e की पावर -3t। तो अब मेरे पास कुछ आंसर ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब सिंपल मुझे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें ये -2t था और ये +5 था, तो ये ऐड हो जाएगा तो 25 बन गया, और ये बेस सेम पावर ऐड है, ठीक है, मीन्स कि ये माइनस का 10 बन जाएगा और e की पावर -3t एज इट इज़ आ जाएगा। बस यहाँ तक हमारा काम था जो कि हमने सॉल्व कर लिया है।